हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो जाते हैं, इस टॉपिक पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। सो आप लोग इनको ज़रूर देखें, जो पॉइंट्स बताते हुए चलते हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि आपको एक डायरी या रजिस्टर बना लेना है जिसमें आप लोगों को जो पॉइंट्स बीच बीच में बताते चलते हैं वो भी नोट डाउन करना है। प्लस अगर आप लोग अपने अच्छे से नोट्स मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और जैसा कि सब्जेक्ट से ही पता है, यानी सब्जेक्ट के नाम से ही पता है कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, शिक्षा में किस तरह से यानी जो शिक्षा है उसमें किस तरह से सुधार किए जाएं, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें तो कुछ चीज़ें तो सेंस से ही चीज़ें आ जाती हैं कि भाई सेंस लगाया जाता है कि हाँ भाई, अगर जैसे मान लीजिए मिड डे मील की बात आए तो भाई मिड डे मील योजना क्यों चलाई गई, ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो इसकी योजना बनाई गई तभी तो चलाई गई, है ना। या कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसकी क्यों पहल की गई, या ऐसे जितनी भी योजनाएं हैं क्यों ऐसा किया गया, तो ये तो सेंस लगा के ही आप लोग कर सकते हो। बाकी जो सन है वो तो आपको याद ही करने रहते हैं, कुछ चीज़ें तो आपको रटनी ही रहती हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चों को रटने पे मना किया गया है, लेकिन बड़े बच्चे तो भाई रट ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए और सीरीज़ का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इस पे भी हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो निजी ट्यूशन जो होते थे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो क्या होता था, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे तो उनको तो इस तरह से समझा जाता था कि जो कुछ है यही है बच्चे, ठीक है। तो उनको क्या करते थे कि जैसे कोई चीज़, जैसे टेस्ट लेना है मान लीजिए, तो बच्चों को क्या पहले से बता दिया, उनके नंबर अच्छे आ गए। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे थे वो हमेशा वो कमज़ोर ही दिखते थे। क्यों दिखते थे? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या मान लीजिए कि वो टीचर क्या करते थे, उन बच्चों से अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उन पे ध्यान नहीं देते थे। अभी तुम ट्यूशन पढ़ने लगो अभी तुम अच्छे हो जाओगे, अभी तुम ट्यूशन नहीं पढ़ो अभी तुम अच्छे नहीं हो। और ये चीज़ें तो आपने भी देखी होगी, ये चीज़ें आपने भी महसूस की होंगी कि जिस शिक्षक के पास बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे उनके बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो प्रिय बन जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको कुछ भी नहीं समझा जाता है। आज भी कहीं कहीं पे जो प्राइवेट स्कूल्स है तो वहाँ पे तो नहीं मतलब मना है कि हाँ नहीं पढ़ा सकते। तो वो जो शिक्षक है वो पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट नहीं दी गई कि आप नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको क्या करना है, एक समान समझना है। और अगर आपको ये छूट दी गई तो आप बच्चों को एक समान नहीं समझेंगे। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको आप प्रिय समझेंगे और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो आपके लिए बेकार हैं, नगण्य है, कूड़ा है, कचरा है, इस तरह से। बस ऐसे आप समझ लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है, ये ध्येय वाक्य लिखा गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। तो जो छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत, इसमें क्या, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए, फिर क्या होगा, छन छन के शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी। और इनका मेन मकसद क्या था कि जो भारतीय है वो भाई जन्म से तो भारतीय है, लेकिन जो उनकी जो एक्टिविटी हो वो कैसी हो, तो अंग्रेज़ों जैसी हो, है ना। तो यही तो मकसद था ना कि अंग्रेज़ों जैसा वो लोग बिहेव करें, अंग्रेज़ों जैसे उठे बैठे, है ना। तो ये चीज़, तो छनाई का सिद्धांत यानी उच्च वर्ग को दिया जाए, उसके बाद छन छन के और सभी को प्राप्त होता रहे।
हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली हो जाती है। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना हो जाती है और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग, अगर हम सन की बात कर ले तो 1964 से 66 है ना। और इन्होंने क्या किया कि सर्व शिक्षा अभियान पर ध्यान दिया कि भाई बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे और जितने भी आयोग बने हैं तो सभी में बच्चों पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। वो बात अलग है, कुछ में उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया, कुछ पे प्राथमिक शिक्षा पे, कुछ पे स्त्री शिक्षा पे, कुछ आयोग ऐसे बने जिसमें सभी को महत्व दिया गया कि भाई स्त्री शिक्षा को भी होना चाहिए, उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसमें तो आपको भाई समझना है कि कौन सी योजना कैसे चलाई गई, कौन सी योजना कैसी है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। इसके लिए आपको डिटेलिंग चाहिए और डिटेलिंग भी हम करते चलते हैं। प्लस क्या है कि अभी जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें डिटेलिंग करेंगे, बाकी आपके जो डिटेल में चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना हो जाता है। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें फर्स्ट हो जाता है शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी को समान शिक्षा देना, एक जैसी शिक्षा देना, भेदभाव न करना, क्योंकि जब आप भेदभाव करेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं, है ना। तो इसमें ये चीज़ केंद्र सरकार की भागीदारी, क्योंकि भाई जब भागीदारी होगी तभी तो क्या होगा, जो भाई बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है, जो बच्चों को भोजन मिलता है, जो बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है भाई, केंद्र सरकार की भागीदारी भी है। तो उसमें उनका कुछ परसेंट है, उनका कुछ परसेंट है, दोनों को मिला के बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या से गठित की गई थी? छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने। 1992 की बात है कि ये जब समिति गठित हुई, तो समिति गठित करने का कारण ये था कि बच्चों से क्या किया गया, बच्चों से जानकारी इकट्ठा की गई। तो बच्चों ने कहा कि भाई बोझ बहुत ज़्यादा है, जितना सिलेबस है हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ बच्चे कहते हैं हम घर से स्कूल से यानी घर से हम स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से जब घर आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा वर्क हमको दे दिया जाता है, यानी होमवर्क दे दिया जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, है ना भाई। जब होमवर्क नहीं करेंगे तो बच्चा दूसरे दिन जाएगा तो मार तो खाएगा ही, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए क्या हुआ कि बस्ते के बोझ को कम करने की योजना बनाई गई कि ऐसा है कि बच्चों को सिखाया जाए, ना कि उस पर बोझ लादा जाए। अभी आपसे एकदम से ये कह दिया जाए कि नहीं आपको ये चीज़ पढ़नी है और आज ही पढ़नी है, तो आप क्या कहोगे? कुछ ना कुछ ऐसा माइंड में आ जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा हम कैसे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसे आपको खेल खेल में कोई चीज़, अरे ठीक है आप सीख लो तो अच्छी बात है, ऐसे कह के बोल दिया जाए तो आप उस पर ध्यान दोगे, आप चीज़ों को सीखोगे और अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि आप पे प्रेशर नहीं डाला गया। और अभी तक जो शिक्षा थी उसमें क्या था, प्रेशर डाला जाता था कि भाई 2 से 10 तक पहाड़ा याद करना है तो आपको याद करके आना है, रट कर आना है। अब बच्चे नहीं कर पाए, नहीं याद कर पाए तो मतलब क्या हुआ, अब बच्चे दूसरे दिन स्कूल ही नहीं आएंगे। हो गया ना कि जो मकसद था कि स्कूल आने का और बच्चे क्या स्कूल नहीं आ पा रहे थे। तो ये सभी चीज़ों पे खैर हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये समिति गठित हुई, इसमें बिना बोझ के शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल सत्यों से अवगत कराना, यानी मूल संततियाँ जो थी 1986 की, सभी को शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह से जो चीज़ें कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा सभी को मुफ्त देनी चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो यहाँ से संततियाँ मिली थी ना। तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संततियों से अवगत कराना, और जितनी भी नीतियाँ बनी हैं तो ज़्यादातर इसी से सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, 1986 से जुड़ी हुई हैं। और NPEGL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। यहाँ पे क्या है, NPGEL, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो इनके लिए यानी शिक्षा से वंचित जो बालिकाएं हैं उनके स्तर को सुधारना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखना, उनका हल निकालना। भाई किसी को कोई समस्या है तो पहले आप उसकी समस्या को जानेंगे और उसके बाद जो भी कठिनाई है, जिस तरह से आर्थिक है, सामाजिक है, जो भी परेशानी है
उसको आप दूर करेंगे, है ना। तो यही तो है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना, ये आपका हो जाता है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना, इसमें क्या था कि बच्चों को, जैसे जो लड़कियां हैं उनको आने जाने में दिक्कत है ना, और ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाने के कोई पक्ष में नहीं रहता है। और यहाँ तक पिछड़ा समाज जो होता है, पिछड़ा समाज से मतलब जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या समझते हैं, पहले हम लड़कियों पे पैसा खर्च करें, फिर उनकी शादी पे हम पैसा खर्च करें, और इनको हम पाले पोसे बड़ा करें, उस पर पैसा खर्च करें। मतलब बहुत लोगों की बहुत छोटी सोच होती है ना। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बनाई गई कि बच्चे जो हैं वो वहीं पे रह के और शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्हें हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें लगती हैं पढ़ाई में, उनको हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहीं से वो उपलब्ध कराई गई। और ऐसे ये भी है भाई, लड़कियों और एक भी चीज़ हो जाती है, ये शादी बारात ये सब चीज़ें तो होती ही खैर है कि लड़कियों की शादी कर दी जाएगी, चली जाएंगी अपने घर, और इतना पैसा हम इन पे क्यों खर्च करें, है ना, ऐसा हमको मिलेगा ही क्या, इनसे कोई तो बेनिफिट है नहीं, बहुत लोग ये भी सोचते हैं। दूसरी बात, लड़कियां सुरक्षित भी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कहते नहीं है कि अपने घर से विद्यालय और विद्यालय से घर, बीच में उनके साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो सभी चीज़ें खैर हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए ये चीज़ें बनाई गई। और उसके बाद क्योंकि लड़की तो भाई सुरक्षित है ही नहीं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है, पता भी नहीं चलता है भाई। क्या होता है कि घर में सुरक्षित रखा जा सकता है, जहाँ पे उनको जाना है वहाँ तक भेजा जा सकता है। तो लड़कियाँ ये कहो कि रास्ते में सुरक्षित है, वहाँ पे भी नहीं सुरक्षित है। जहाँ पे अपने गंतव्य पे पहुँच जाती हैं, भाई मान लीजिए कोई ऑफिस में जा रही हैं, कहीं पे वर्क कर रही हैं, या अभी जैसे बड़ों की बात कर लें तो ऑफिस जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, घर से रोड क्रॉस कराएंगे, रास्ता पार कराएंगे, उनको स्कूल तक छोड़ के आएंगे। अब स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बैठ के तो नहीं हो सकता ना कि भाई गार्जियंस बैठे हुए हैं स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर, और पढ़ा रहे हैं। बच्चा कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, यानी लड़कियां कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं। खैर इस पर अगर बात करें तो बहुत डिटेल हो जाएगी। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं। खैर क्योंकि बहुत ही ये समस्या है वो बहुत बुरी समस्या है। DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव, DPEP परियोजना। तो इसमें क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें विस्तार करना है कि भाई बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, उनका ठहराव भी हो। ये भी नहीं है कि बच्चे आए, एडमिशन ले, नामांकन करें, रजिस्टर पर नोट डाउन हो गया और उसके बाद बच्चे आए भी ना, ऐसा भी नहीं। तो इसके लिए देखिए कितनी योजनाएं चलाई गई हैं, है ना, हर एक चीज़ मुफ्त में मिल रही है, भोजन भी मिल रहा है, और इससे देखा भी गया है कि बच्चों में ठहराव आया, यानी स्कूल के लिए वो जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं, पढ़ते हैं, सभी चीज़ें हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला, स्थापना किसने की? तो सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो सन 1791 ईस्वी में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। और राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपका हो जाता है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1882 भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति होती है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? तो विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1992 से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मानदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के फलस्वरूप एवं दीर्घकालिक परिणामपरक उत्थान को स्थापित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित मानना या नहीं? तो शिक्षा या व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया, क्योंकि व्यवसायीकरण भी बहुत ज़रूरी है। भाई आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन को दिन रात को रात नहीं समझ रहे हैं, है ना। और भाई यही तो मेन मोटिव है कि हम कुछ बने, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो, तो ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और इसी से तो भाई जीविका चलती है। जब आर्थिक स्थिति सही होगी तो कंडीशन भी सही होगी, तो हर एक चीज़ में सुधार आएगा, है ना। और वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या कहा? तो आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना, उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? तो यानी नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए, प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, ये बात जनार्दन रेड्डी समिति में कहा गया। और विद्यालय की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्या है, अगर गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले रटन पद्धति पे था, अगर अब रटन पद्धति पे रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ रटने पे। अभी तक क्या था, सिलेबस कंप्लीट हो जाए भाई, किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बच्चों को कितना आया इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं लेते थे। लेकिन अब क्या है कि सिलेबस का ये है कि बच्चों को करके सीखना है, बच्चे कुछ करके सीखेंगे तो बच्चे क्या होंगे, अच्छे से चीज़ों को जानेंगे। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। और उसके बाद आपको हो जाता है नव साक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा है? तो नव साक्षरों के सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित की गई? तो आपको पता है यशपाल समिति 1992 की बात है, जो अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि बिना बोझ के शिक्षा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। और डिटेलिंग कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। बाकी आपको पता ही है कि बस्ते के बोझ से बच्चों को बचाना हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? हमारी शिक्षा की व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है, परंतु बच्चे बहुत कम सीखते हैं, समझते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो बात बताई कि सिलेबस बहुत ज़्यादा, सिलेबस को कंप्लीट करना बस किसी तरह से हो जाए, बस बोर्ड पे लिख दिया गया और उसको उतार लिया गया, बच्चे उतार लेंगे। अब बच्चों ने उतार लिया, ऐसे तो कॉपी में बहुत कुछ है, बुक्स में बहुत कुछ है, बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है, लेकिन उन जो वो कलेक्शन है वो माइंड में आया कितना, बच्चों ने उससे सीखा क्या, शिक्षा होती क्या है? बच्चों को यही नहीं पता है कि शिक्षा होती क्या है ना। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या है कि ये बड़ी त्रुटि है, तो इसलिए इस त्रुटि को जो है दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे अभी भी उस तरह से चीज़ें हैं। मगर अब ये है कि अब तो आपको पता ही है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, रटने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो नेगेटिव चीज़ें हैं। और त्रुटियाँ यानी पहले क्या होता था, जो बच्चे गलतियाँ करते थे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, और टीचर, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको वो भी लग जाए कि मैम क्या कह रही हो, टीचर ही अपने आप को सब कुछ समझते थे, है ना। वो बच्चों को जिसको मन करता था मानते थे और जिसको मन करता था मारते थे, वो वाली बात थी, है ना। लेकिन अब क्या है, मारना तो बिल्कुल नहीं है, आँख दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं है, डांटना तो मतलब जब यार आँख नहीं दिखाना है तो मारना और डांटना तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो इन त्रुटियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और कहीं पे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ मतलब ये भी होता है कि नहीं, बच्चे को आप मार नहीं सकते, आप यहाँ तक जैसे भाई मारेंगे तो शरीर पे, लेकिन मानसिक प्रताड़ना भी नहीं दे सकते कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। क्योंकि टीचर्स को ये कहते हुए बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने सुना है कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम एकदम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा भी नहीं बोलना है। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो तो बिल्कुल भी आप लोग ये समझ लो, ये सब बोलना
बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर है जिस बोझ को हम अध्ययन करना, यानी जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वो क्या है। हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। वही चीज़ आ गई कि बोझ हो जाता है कि भाई हमको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बच्चे बोझ के नीचे दबे हैं, उनको कुछ नहीं रहा, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, टेंशन हो रही है, लेकिन क्या है, उनको वर्क कंप्लीट करना है। तो अब ऐसा नहीं है, अब वर्क कंप्लीट पे नहीं ध्यान है, बच्चों ने सीखा कितना इस पे है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है, पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों में कोई सरोकार नहीं रहा है। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि देखा गया है बहुत ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीट करने में अभी आपने देखा होगा कि कितना सिलेबस है, कितना सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन कितना बच्चों ने सीखा इसका कोई आइडिया कोई नहीं लगाता है। तो वो चीज़ खैर अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं आपके आसपास में वही चीज़ें हो भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग उस चीज़ को जानते नहीं हैं, सभी लोग जान रहे हैं। स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं, तो स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। बिल्कुल बात सही है ना। वही चीज़ आ गई, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एक ही जैसे लगभग है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो ये आप क्वेश्चन सारे आप अपने आप से अच्छे से कर सकते हैं, कर लेंगे, कर सकते क्या है, कर लेंगे। क्योंकि जो शिक्षा है उसको ऐसा बोझिल बना दिया गया है, नीरस बना दिया गया है कि बहुत सारी पोथी पत्रे पढ़ने पड़ते हैं। बच्चे ने समझा कितना, क्योंकि वो समझने की उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने सिलेबस से दबा हुआ है ना। उसको ये है कि हमारा ये क्वेश्चन ना छूट जाए, हमारा ये क्वेश्चन ना छूट जाए। ऐसा तो नहीं है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चनों में ही फंस के रह गया है, सिलेबस में ही फंस के रह गया है। अरे बच्चों को उस तरह से शिक्षा दो कि वो आगे बढ़कर कुछ करे, है ना। क्योंकि आज का जो बच्चा कल का वो भावी नागरिक बनेगा, और जब वो भावी नागरिक बनेगा तो उसको अपनी आर्थिक स्थिति भी भाई सही करनी, अपनी जीविका भी चलानी है। तो ऐसा तो है नहीं भाई, ज़िंदगी दे के, जन्म दे के कोई पूरी ज़िंदगी तो बच्चे के साथ में रहता नहीं है ना, उसी को अपना सब देखना रहता है। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे पूरी ज़िंदगी उनकी पढ़ते पढ़ते निकल जाती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोगों के घर में ये चीज़ें हो जाती कि नौकरी तो मिलने से रही भाई, क्यों हम आपको पढ़ाएं। कुछ लोगों से तो ऐसे कह दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान को नौकरी ही मिले, कुछ ऐसी जीविका तो मिले भाई, है ना। और क्यों ना मिले, जब उसने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, तो क्यों ना मिले। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी स्थिति आके बन गई है कि निकलती ही नहीं नौकरियाँ, है ना। लेकिन तभी हम लोगों को हताश नहीं होना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है और उनको देखना है जो कामयाब है, और जो कामयाब नहीं है उनको नहीं देखना है, क्योंकि वो हुए हैं कामयाब। कोई तो वजह है जो वो हमसे अच्छे होंगे, कुछ उन्होंने हम लोगों से अच्छा किया होगा, ये समझ के आप करें पढ़ाई की। जैसे उनने पढ़ाई की 24 घंटे होते हैं भाई, दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। कोई क्या करता है, 24 घंटे को बहुत अच्छे से यूज़ करता है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाने देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन 24 घंटे में हमको टाइम नहीं मिलता, हमको टाइम, कुछ भाई ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। ये कहते नहीं है हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसी, आपने देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा चलिए लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आपने देखा होगा, अब आप पढ़ते हैं जो महान हस्तियाँ हैं, जो बहुत बड़े बड़े उच्च पदों पे आसीन हुए हैं, तो आपने देखा होगा किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति थी, घर की कंडीशन कैसी थी, किताबें ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे, और वो आज कहाँ पे हैं, तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पे हैं। तो हम उनको देख के आगे बढ़े, ना कि जो कुछ नहीं बन पाए हम उनको देख के बढ़े, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सेशन को विराम देते हैं। अब आपने समझ लिया होगा कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में जान रहे हैं कि क्या ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे शिक्षा में, यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके,
है ना। और जो आप कल के भावी शिक्षक हैं, तो आप लोगों को तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए भाई। आप जो बच्चों का भविष्य वो आप लोगों के हाथ में होगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, डिटेल में सीख रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से सेशन को पूरा देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए चीज़ों को। और फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें। और जहाँ पे आपको लगे कि कोई चीज़ नोट डाउन करने वाली है तो आप लोग उसको नोट डाउन भी ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।